हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंच राइटर अल्फोंस डॉडेट की एक शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लेसन, उसके बारे में, जो कि आप लोग पाएंगे कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है फ्लैमिंगो, उसके अंदर भी दी हुई है। साथ ही जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश सीनियर टीचर वाला जो सिलेबस है आरपीएससी ने जो डिज़ाइन किया है, उसमें भी इस स्टोरी को इंक्लूड किया गया। So you can understand how beautiful the story is. It is very emotional and at the same time it's very patriotic too. काफी देशभक्तिपूर्ण भी है and you would definitely enjoy reading this story. इस कहानी को पढ़ने का मज़ा आएगा और ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जो अल्फोंस डॉडेट जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी सिंपल है, लूसिड है, एट द सेम टाइम काफ़ी इमोशंस जगाने वाली लैंग्वेज है ना। और ये कहानी उन लोगों को भी ज़रूर पढ़नी चाहिए या ये सेशन देखना चाहिए जिनको अपनी खुद की लैंग्वेज या अपना खुद का कल्चर ज़्यादा वो वैल्यू नहीं करते, है ना। कई बार हम फॉरेन लैंग्वेजेस से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा हम फॉरेन कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस इनसे अट्रैक्ट होकर अपनी खुद की जो लैंग्वेज हैं, अपना खुद का जो कल्चर हैं, अपने खुद के जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी प्रॉपरली हम लोग वैल्यू नहीं कर पाते, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते, है ना। तो ऐसे लोग जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करते, उनको ये स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, है ना। और कहते हैं ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। जी हाँ, इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि किस तरह से ये जो स्टोरी है सेट की गई है फ्रैंको प्रूसियन वॉर के डेज में, है ना। फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था 1870-71 में, और उस दौरान प्रूसिया एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था जिसके अंदर जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया भी उसके अंदर आते थे। और उन्होंने फ्रांस पे हमला किया। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लॉरेन, ये दोनों प्रूसियंस के कब्जे में आ जाते हैं। अब इस इवेंट का जो स्कूल लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अल्फोंस डॉडेट ने। ओके, गॉट इट। तो पहले बात करेंगे हम अल्फोंस डॉडेट की, उसके बारे में बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में। ठीक है, देखते हैं अल्फोंस डॉडेट का क्या करियर रहा, कहाँ उनका बर्थ था। तो देखिए, इनका बर्थ 13 मई 1840 को हुआ था। बर्थ प्लेस इनका था निम्स, फ्रांस में। ठीक है, डेथ इनकी 16 दिसंबर को हुई थी 1897 में, और प्लेस ऑफ डेथ इनका था पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अल्फोंस डॉडेट वाज अ फेमस फ्रेंच राइटर एंड नॉवेलिस्ट। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, स्पेशली द लास्ट लेसन के लिए इन्हें जाना जाता है। अल्फोंस डॉडेट्स वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ पेट्रियटिज्म की थीम सामने आती है, देशभक्ति की, ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावनाओं की थीम सामने आती है, एंड सोशल लाइफ और सामाजिक जीवन की थीम्स भी इनकी स्टोरीज में आपको देखने को मिलती है। ही रॉट विद वार्मथ, बड़ी गर्मजोशी से ये लिखते थे, सिंप्लिसिटी थी लैंग्वेज की, एंड डीप सिंपैथी, और गहरी सहानुभूति रखते थे फॉर ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। He was born in Nimes, France and died in Paris, leaving a lasting literary legacy. उन्होंने पीछे छोड़ी एक बहुत बड़ी साहित्यिक धरोहर, उन्होंने अपने पीछे छोड़ी। ये तो अल्फोंस डॉडेट के बारे में था। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अबाउट द स्टोरी की बात करते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूसियन वॉर। लास्ट लेसन जो है वो फ्रैंको प्रूसियन वॉर के दिनों में रची गई एक कहानी है। फ्रैंको प्रूसियन वॉर मैंने आपको बता दिया, फ्रांस और पर्शिया के बीच का वॉर था, जो कि 1870-71 तक हुआ था, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को पराजित कर दिया गया, है ना। फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस को पराजित कर दिया गया बाय प्रूसिया, लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसका? प्रूसिया का। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ, प्रूसिया उस समय बना था, अब नाउ आर द नेशंस, अब जो राष्ट्र हैं, ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, अब वो पार्ट हैं, उनसे बना था प्रूसिया।
इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के जिले, याद रखना दो इंपॉर्टेंट जिले हैं, अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स, वो पर्सिया के हाथों में आ गए हैं। अब दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स, ये कहानी वर्णन करती है कि व्हाट इफेक्ट दिस इवेंट हैड, कि इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा ऑन लाइफ एट स्कूल, विद्यालय जीवन पे इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम अब जानने वाले हैं। ओके, देखिए द लास्ट लेसन, अब हम टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इस कहानी का नरेटर है वो फ्रांज है। नरेटर फ्रांज है। अब फ्रांज प्रोबेबली क्लास 6-7 का स्टूडेंट होना चाहिए। हालांकि कहानी में ये नहीं बताया गया कि वो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसा हम गैस कर सकते हैं, छोटा बच्चा है, ये देखिए फ्रांज, ठीक है ना। ये इस कहानी को बता रहा है, यानी नरेटर के रूप में अल्फोंस डॉडेट ने फ्रांज रूपी एक कैरेक्टर को चुना और उनके टीचर के रूप में एम हैमल को दिखाया गया है इस कहानी में, ठीक है। फ्रांज कह रहा है, तो जहां भी जो पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, आई, मी, माई, वो फ्रांज के लिए हैं, ये जरूर ध्यान रखना। आई, मी, माई जहां भी आपको मिले हैं, ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ये नरेटर फ्रांज के लिए यूज किए गए, यानी वो फ्रांज बात कर रहा है हमसे। फ्रांज कह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ बहुत देरी से, एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड, बहुत बड़े भय में था। ड्रेड का मतलब डर, भय, फियर ऑफ ए स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का मुझे डर था। स्कॉल्डिंग का मतलब अपब्रेड करना, डांटना, स्कॉल्ड करना, है ना। स्कॉल्ड बहुत सामान्य वर्ड है, अपब्रेड करना भी कह सकते हो, डांटना, रिब्यूक, डांटना, तो डांटने के लिए आया है ना। डांटे जाने के मैं डर में था, स्पेशली क्यों, विशेष रूप से बिकॉज एम हैमल, जो उसका टीचर है। अब एम को माइकल मन से नहीं कहना, स्टोरी में कैरेक्टर का नाम एम हैमल दिया हो तो हमें एम हैमल ही पुकारना, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया व्हाट डज द लेटर एम मीन, एम का मतलब क्या है ना। इट हैजंट बीन क्लैरिफाइड एनीवेयर इन द टेक्स्ट में कहीं पे ये क्लियर नहीं किया गया। तो एम हैमल हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल, किस पे, पार्टिसिपल्स जो टॉपिक होता है ग्रामर का, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं पार्टिसिपल्स, इंग्लिश में भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो ये जो पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, उनके बारे में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था, यानी आई डिड नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ द टॉपिक, है ना, कुछ भी ज्ञान नहीं था उस टॉपिक का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा भाग जाने का, दूर चले जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर खुले में दिन बिताने का मैंने सोचा। अब क्यों सोचा भाई दिन बाहर खुले में बिताने का, इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म मौसम था, एंड ब्राइट, बड़ा ही सनी मौसम था उस दिन, वेदर जो था वार्म था और ब्राइट था, धूप वाला था, है ना। अब इसका रीजन ये है, देखो फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये क्या है, कोल्ड कंट्रीज है, आमतौर पर वहाँ ठंड पड़ती रहती है। तो वहाँ पे जो लोग समर डेज होते हैं ब्राइट और वार्म, उनको आमतौर पर इंजॉय करते हैं, जैसे कि हम राजस्थान में जो रेनी डेज होते हैं उनको इंजॉय करते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग गर्म दिनों को इंजॉय करते हैं। तो एक तो ये रीजन था, द डे वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, है ना। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचा रहे थे, चर्प करना, चहचाना, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पे, एज का मतलब किनारा, आउटस्कर्ट्स ऑफ द वुड्स, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। अब ये खुला मैदान कहाँ था भाई, बैक ऑफ द सॉमिल, बैक मीन्स बिहाइंड, प्रेपोजिशन की तरह यूज किया, बैक ऑफ यानी बिहाइंड द सॉमिल। अब सॉमिल क्या है भाई, आरा मशीन,
जहाँ पे लोग बाग लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने की एक तरह से प्लांट कह दो, लकड़ी काटने का प्लांट, उसे अपन कहते हैं सॉ मिल। आरा मशीन के पीछे द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रसिया के जो सैनिक थे, पर्सिया देश के जो सोल्जर्स थे, वो ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिसिंग, है ना, वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल करते हैं आर्मी वाले, है ना, मार्च पास्ट करना वगैरह, इस तरह की ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ ज्यादा ललचाने वाला था, लुभाने वाला था, टेम्प्ट करने वाला था, ललचाना, लुभाना, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल होते हैं, उनसे ये चीजें ज्यादा ललचाने वाली थी, है ना, मतलब बच्चा उनसे ज्यादा टेम्प्ट होगा, ललचाएगा मन कि यार ये सब चीजें एंजॉय करें बाहर की, रादर देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की रूल की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, काय की, टू रेजिस्ट, प्रतिरोध करने की। रेजिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना, यानी आपके मन में जो विचार आते हैं उनको रोकना, रेजिस्ट करना, उनको अपोज करना, उनका विरोध करना। तो मेरे अंदर शक्ति थी प्रतिरोध करने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल रवाना हुआ। हरी ऑफ करना, जल्दी से रवाना होना, टू स्कूल, यानी ये जो मन में विचार आए बाहर खुले में दिन बिताने के, इनको मैंने जल्दी ही, इन विचारों को रेजिस्ट कर लिया और मैं जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गया। तो बहुत सामान्य सी बात है। 2-3 प्रश्न बनते हैं यहाँ। पहला प्रश्न बनता है कि वाई वॉज फ्रांज स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। सिंपल सा उत्तर है, बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स विच एम हेमल हैड आस्क्ड हिम टू डू, जो एम हेमल ने उसे करने का कहा था। दूसरी बात, वाई डिड फ्रांज वॉन्ट टू एंजॉय द डे आउट ऑफ डोर्स, बाहर खुले में क्यों बिताना चाहता था दिन, बिकॉज इट वॉज सो वार्म, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and the Prussian soldiers were drilling in an open field behind the sawmill. ये कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का डिसाइड किया। ओके, गॉट इट। ये देखो रवाना हो गया स्कूल बैग लेके, है ना, प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, है ना, सारा सीन आपको दिखाया गया। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, शहर का एक टाउन हॉल होता है जहाँ पे आमतौर पर न्यूज़ वगैरह डिस्प्ले की जाती थी। उस समय कोई सोशल मीडिया तो थी नहीं, या टेलीविज़न वगैरह थे नहीं, 1870s की बात है। तो उस समय टाउन हॉल ही सोर्स होता था न्यूज़ प्राप्त करने का लोगों के लिए। लोग टाउन हॉल जाते और वहाँ से जो भी न्यूज़ होती वो उनको मिल जाती, डिस्प्ले कर देते बुलेटिन बोर्ड पे। बुलेटिन बोर्ड का मतलब एक तरह से न्यूज़ बोर्ड बना हुआ था, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड आमतौर पर न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd, एक भीड़ थी। कहाँ पर भीड़, कहाँ पे थे भाई, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने, किसके सामने, द बुलेटिन बोर्ड के सामने, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए थे। कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से। और बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, टाउन हॉल पे, वहीं से सारे बुरे समाचार आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारी गई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, देखो अलग अलग एरियाज में फ्रांस के लोग प्रूसिया के लोगों से लड़ रहे थे, उनके बैटल्स को हारने की न्यूज़ आई थी। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहते हैं सेना में शामिल होने का आदेश। जब एक देश की गवर्नमेंट या आर्मी आम जनता को ऑर्डर दें कि वो आर्मी ज्वाइन करें, वी रिक्वायर यू, हमें आपकी ज़रूरत है, तो इस तरह के आदेश को कहते हैं द ड्राफ्ट, ठीक है। तो ड्राफ्ट भी वहाँ था, लोगों को अपील की जा रही थी कि प्लीज ज्वाइन द आर्मी, आर्मी में शामिल हों, टू सपोर्ट द नेशन, राष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द नेशन। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर था उसके ऑर्डर्स भी वहाँ पे डिस्प्ले कर दिए जाते थे। कहाँ, बुलेटिन बोर्ड पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दिए, सारे बुरे न्यूज़ ही हैं भाई, बच्चे ऐसे लड़ाई हैं, झगड़े हैं, इनसे नेशन दूर रहना चाहता है, और सारे लोगों का मरना, बैटल्स हारना, ऐसी न्यूज़ आना, तो ऑब्वियसली बैड न्यूज़ ही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया, है ना,
अब क्या मामला हो सकता है, पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश की। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रांज सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एंड दे हैड रिसीव्ड ऑल देयर बैड न्यूज फ्रॉम दैट स्पॉट ओनली। उसी जगह से उनको मिली थी और ही गेस्ड व्हाट कुड हैव बीन द न्यूज देन, उस समय क्या और नया समाचार हो सकता था। देन फिर एज आई हरिड बाय, जब मैं तेजी से गुजरा, हरिड बाय मतलब जल्दी से निकलना, पास से तेजी से निकला, एज फास्ट एज आई कुड गो, उतना तेज जितना मैं तेज जा सकता था, ठीक है ना। तो द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम था मिस्टर वॉचर, वॉचर नाम का ब्लैक स्मिथ था। उसने कॉल्ड आफ्टर, सॉरी हु वाज देयर, जो कि वहां पे था, रीडिंग द विथ हिज अप्रेंटिस, ये भी ध्यान रखना, अपने सहयोगी के साथ। अपना जो कारीगर होते हैं जूनियर, उनको अप्रेंटिस कहते हैं, नया नया सीखने वाला। जो नॉविस होता है NOVICE, वो अप्रेंटिस का सिनोनिमस वर्ड होता है नॉविस। तो वो अपने सहयोगी कर्मचारी के साथ वहां पे थे, कौन, मिस्टर वॉचर। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे आवाज लगाई, है ना। अच्छा, रीडिंग द बुलेटिन भी है, जो न्यूज पढ़ रहे थे, है ना। तो उन्होंने मेरे पीछे आवाज लगाई, कॉल्ड आफ्टर मी। क्या आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, इतना जल्दी मत जाओ लड़के, इतना तेज मत जाओ लड़के। बब आया बॉय के लिए, है ना, फ्रेंच वर्ड है बब, बॉय। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम तुम्हारे स्कूल पहुंच जाओगे। गेट टू के साथ प्लेस आते हैं, रीच का मीनिंग देता है, गेट टू पहुंचना। आप पहुंच जाओगे योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय पहले। इन बताता टाइम से बिफोर, बिफोर के सेंस में इन का यूज हुआ है, और ऑन टाइम होता है तो फिर एग्जैक्ट टाइम पे ही होता है ना। इन टाइम बताता है बिफोर टाइम, ठीक है ना। आई थॉट, अब फ्रांस कह रहा मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग ए फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। एंड रीच्ड, और मैं तो पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल का जो छोटा सा गार्डन था, स्कूल के लिए यूज किया गया है ना। आज भी कहते हैं ना किंडर गार्डन, वो वाली बात है। मैं पहुंच गया स्कूल, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, पूरा हाँपते हुए, पैंटिंग। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है हाँपते हुए, ठीक है ना, ये याद रखना, क्योंकि तेजी से गया ना। तो पहुंच गया, ये बुलेटिन बोर्ड पे रास्ते में रुका था, स्कूल पहुंचा देते हैं, ये लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। बात समझ चुके हैं आप, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको मिस्टर वॉचर का नाम याद रखना है। एंड हु वाज मिस्टर ब्लैक वॉचर, ही वाज अ ब्लैक स्मिथ, लोहार थे, ये याद रखना। एंड ही वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, न्यूज पढ़ रहे थे। ही कॉल्ड आफ्टर फ्रांस, फ्रांस के पीछे आवाज उन्होंने लगाई, है ना। एंड ही सजेस्टेड फ्रांस नॉट टू गो सो फास्ट, इतना तेज नहीं जाने की सलाह दी, बिकॉज ही न्यू, जानते थे कि ही वुड रीच हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय पहले पहुंच जाएगा। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होती थी, तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत सारी बसल होती थी। बसल अपन कह सकते हैं हसल एंड बसल, फ्रेज होती है हसल एंड बसल, चहल पहल। आमतौर पर बहुत सारी चहल पहल होती थी स्कूल में जब स्कूल शुरू होती थी, विच कुड बी हर्ड, जो सुनी जा सकती थी, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में भी सुनी जा सकती थी वो चहल पहल। अब देखो काय की चहल पहल है, काय का शोर शराबा सुना जा सकता था। दो तीन एग्जाम्पल यहां देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। बच्चे जो डेस्क यूज करते हैं बैग वगैरह रखने के लिए, उनका खुलना बंद होना, स्वाभाविक बच्चे आएंगे तो ये काम होगा, ये आवाज सुनाई देगी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन्स का दोहराया जाना, इन यूनिजन, सामूहिक रूप से, यूनाइटेडली, एक साथ दोहराना, इन यूनिजन, सामूहिकता में उनको दोहराना, ये दूसरी आवाज होती थी। वेरी लाउड, बहुत जोर से लेसन्स को दोहराना। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, साथ में हमारे हाथ हमारे कानों पे होते, क्यों, टू अंडरस्टैंड बेटर, पूरा समझने के लिए, अधिक अच्छा समझने के लिए, इस तरह से।
बोलते समय ऐसे कान बंद कर लेना ताकि चीजें भेजे में ही रहें, है ना। चाइल्डिश एक्सप्रेशन है ये, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन आपको यूज करना, प्रेपोजिशन आपको नोट करना ओवर यूज किया गया। क्यों यूज किया गया है भाई? कि जब ऊपर वाली संज्ञा नीचे वाली संज्ञा को कर लेती है पूरी तरह से कवर, तो लगाते हैं ओवर, है ना। तो ओवर प्रेपोजिशन का यूज काफी यहाँ पे इफेक्टिव मुझे लगा, बहुत करेक्टनेस है, क्योंकि कान पूरे हाथों से ढक जाते हैं। ओके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक की बहुत बड़ी छड़ी, रूलर शब्द यहाँ पे छड़ी के लिए, बैत कह सकते हो, वो छड़ी रैपिंग बजती हुई ऑन द टेबल, टेबल पे। तीन साउंड कौन से चहल पहल में एग्जाम्पल के रूप में दिए गए, चहल पहल के एग्जाम्पल के रूप में? पहला तो साउंड दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स। दूसरा साउंड क्या? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। और तीसरा द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ये तीन बातें याद रखना टेबल पे बजते हुए। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब कुछ अब बहुत शांत था। स्टिल, शांत, पीसफुल, है ना, बिल्कुल क्वाइट। क्वाइट शब्द बहुत नॉर्मल है शांत के लिए, है ना। आई हैड काउंटेड ऑन, ये फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक अपॉन, एक तो देखो लिख देता हूं, बैंक अपॉन, काउंट ऑन, इन सब का मतलब होता है डिपेंड, निर्भर रहना, ठीक है ना। ये फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मैं निर्भर रहता था ऑन द कमोशन, उस शोर पे। कमोशन मीन्स शोरगुल, मैं उस नॉइज पे। हसल शब्द यूज किया गया है पहले, फिर नॉइज वर्ड यूज किया गया है। मैं शोरगुल पे निर्भर रहता था टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊं। अगेन देखो, पहुंचने के लिए गेट टू वर्ड यूज किया गया। मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊं विदाउट बीइंग सीन, बिना देखा जाए, मतलब कोई मुझे देखे ही नहीं और चुपचाप खिसक लूं अपने डेस्क तक। इस चीज के लिए मैं उस कमोशन पे डिपेंड करता था, उस शोरगुल पे निर्भर करता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, प्रत्येक चीज को उतना शांत होना था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह होती है, उतना शांत हर चीज को उस दिन होना था। ठीक है, यानी कुछ समथिंग, देयर वाज समथिंग सीरियस दैट डे, उस दिन कुछ न कुछ गंभीर था, है ना। बिकॉज ही noticed an unusual quietness in the class that day, in the school that day. Unusual थी उसके लिए, क्योंकि स्कूल शुरू हो चुकी थी, and he couldn't listen to any such sound, familiar sound. ऐसा कोई familiar sound उसने सुना ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। Through the window, ये देखो खिड़की से, I saw my classmates, मैंने मेरे सहपाठियों को देखा, already इन देयर प्लेसेस, पहले से अपनी जगहों पे सब जने बैठ चुके थे। एंड एम हैमल, जो टीचर एम हैमल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे चल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रोलर, अपनी भयानक लोहे की छड़ को लिए हुए, है ना, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे, है ना, ऐसे डाला, अंडर है। ओके। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन, ये देखो अंदर जाना पड़ा, ये छड़ भी लिए हुए हैं, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने, क्योंकि वो कॉमोशन तो था नहीं, तो मुझे सबके सामने अंदर जाना पड़ा। एंड यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, कि कैसे मैं शर्म से लाल हो गया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था। आप ये इमेजिन कर सकते हो कितना डरा हुआ था, स्कैर्ड था, अफ्रेड था, है ना। स्कैर्ड, अफ्रेड, ये सारे वर्ड फ्राइटेंड के लिए है ना, डरे हुए के लिए। कितना मैं ब्लश हो गया, कितना शर्म से लाल हो गया, है ना। सबके सामने जाना ना, इतना लेट आया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने बस मुझे देखा, एंड सेड काइंडली, और बहुत विनम्रता दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांच, अपनी जगह पे जल्दी चले जाओ छोटे से फ्रांच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यहाँ पे सार्काज्म है, एक तरह से मजाक उड़ाई जा रही है कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही टेक्स्ट या चैप्टर शुरू कर रहे थे, जल्दी चले जाओ अपनी जगह पे, है ना।
तो एम हैमिल ने सरकास्टिक वे में, हास्यास्पद या ह्यूमरस वे में इस तरह से कहा है कि एक तरह से ताना मारते हुए कहा है कि हम सार्काज्म में यहाँ पे झलक रहा, ताना मारना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। ओके, आगे बढ़े। ये देखो अलाउ कर दिया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछला, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क के पास मैंने बैठ गया। ठीक है, नॉट टिल देन, तब तक नहीं। अब कब तक नहीं? When I had got over my fright, जब मैं गेट ओवर कर चुका था, काबू पा चुका था, कंट्रोल कर चुका था। ये भी फ्रेजल वर्ब है, गेट ओवर, ओवरकम करना भी कहते हैं। जब मैं काबू पा चुका था, नियंत्रण कर चुका था, माई फ्राइट, मेरे डर पे। फ्राइट के लिए देखो पहले शब्द शुरू किया है, नहीं शब्द यूज किया है ड्रेड, डर, खौफ, है ना। आप फेयर भी कह सकते हो, फ्राइट भी कह सकते हो, है ना, टेरर भी कह सकते हो। ये सारे डर को बताने वाले वर्ड्स हैं। तो जब मैं काबू पा चुका था मेरे फ्राइट पे, मेरे डर पे, तब तक नहीं डिड आई सी, मैंने देखा नहीं था, है ना। ये जो डिड और नॉट काम कर रहा है, उस समय तक नहीं देखा था। दैट आवर टीचर हैड ऑन, अब यहाँ पे ऑन का मतलब है पुट ऑन, हमारे टीचर ने पहन रखा था क्या? हिज बेस्ट क्लोथ्स, अपने सबसे अच्छे कपड़े। His beautiful green coat, अपना सुंदर हरा वाला कोट। With the frilled shirt, ये देखो ग्रीन कोट है और ये फ्रिल्ड झालरदार, जो झालर लटकने वाला, ये फ्रिल्ड शर्ट है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और हल्की सी काली, ये देखो सिल्क कैप भी पहन रखी थी। यू कैन सी दैट, ये आपके सिल्क कैप हो गई। ये आपकी जो शर्ट है ये फ्रिल्ड शर्ट हो गया, और ये आपके ग्रीन कोट हो गया। ठीक है ना, ये स्पेशल ड्रेस उन्होंने पहने हुए थे। और सिल्क कैप भी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब सारे उस पे कसीदा निकाला हुआ। एम्ब्रॉयडरी आप जानते हो, कसीदा निकालने की कला। तो कसीदा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत हमने निकाला, कोशिश की है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी कसीदा निकाली हुई। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी सिवाय। ऑन इंस्पेक्शन, एक तो निरीक्षण होता है स्कूल का, उस दिन पहनते। एंड प्राइज डेज, और जो एनुअल प्राइज डेज होते हैं उस दिन वो ये विशेष टोपी जो एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड, ये पहनते थे, है ना। उनके अलावा कभी नहीं पहनते थे यूजुअल डेज में। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, ये एक डिफरेंट चीज लगी, ये कुछ खास लगा कि टीचर अपने सबसे ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहन के आया था। और इसके अलावा, ठीक है ना, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरी स्कूल बहुत अजीब सी प्रतीत हुई। सो सॉलम, बहुत गंभीर प्रतीत हुई। सॉलम का मतलब ग्रेव या गंभीर। बट द थिंग, लेकिन जो चीज दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज्यादा चकित किया, मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ, सरप्राइज वर्ब है, उस वस्तु ने जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, तो ये एडवर्ब हो गया। वॉज टू सी, वो था देखना, क्या? ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पे देखना। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, उन बेंचेस पे देखना। द विलेज पीपल, जो गांव के लोग थे, सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे थे, लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम बैठे थे, हम विद्यार्थियों की तरह हम खुद बैठे थे, वैसे ही कुछ ग्रामीण भी बैक बेंचेस पे, पीछे की बेंचेस पे बैठे थे। अब देखो कुछ ग्रामीणों के नाम भी बताए जा रहे हैं, उदाहरण दिया जा रहा है। ओल्ड हॉजर, बूढ़ा हॉजर नाम का व्यक्ति, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी के साथ ये बैठे, 3 कोनों वाली टोपी पहन के। हैट ब्रिटिश हैट है इस तरह से, जिसके ऊपर छज्जा होता है चारों, और वो हैट होता है, और छज्जा नहीं होता तो कैप होता। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व जो मेयर साहब थे शहर के, वो भी थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व जो पोस्ट मास्टर थे वो भी थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इसके अलावा कई अन्य जने भी थे। ये सब वहां पे बैठे थे। बात समझ में आ गई? तो अन्य कई जने थे, ये देखो ग्रामीण पीछे बैठे, है ना, यहाँ साइड में कर दिया, कोई बात नहीं, वो पीछे बैठे थे।
तो देखो, व्हाट सरप्राइजिंग थिंग्स डिड फ्रांस नोटिस इन द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में कौन सी सरप्राइजिंग चीजें फ्रांस ने देखी, क्या क्या उसके लिए सरप्राइजिंग था, बताओ जरा। तो पहली चीज तो ये थी कि हिज टीचर एम हैमल हैड पुट ऑन स्पेशल क्लोथ्स, विशेष कपड़े पहने थे, जिसमें आपको याद रखना है ग्रीन कोट कह दो, हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट विद हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट जिसमें झालरी ऐसे लटकती है वो वाला, है ना, और लिटिल ब्लैक यानी हल्की काली सिल्क कैप, है ना, दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, सिवाय कब, एक्सेप्ट द इंस्पेक्शन के एंड प्राइज डेज, पुरस्कार वितरण के दिनों में पहनते थे, एनुअल फंक्शंस के दिन वो पहनते थे। ठीक है, पहले ये सरप्राइजिंग चीज थी। दूसरी बात, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सो सॉलम, पूरी स्कूल बहुत ही अजीब सी, बहुत गंभीर सी प्रतीत हुई। दूसरी ये बात, द यूजुअल हसल एंड बसल वॉज मिसिंग, आमतौर पर रहने वाले चहल पहल भी मिसिंग थी, इसलिए बहुत ग्रेव एंड सीरियस प्रतीत हुई, है ना, सॉलम प्रतीत हुई। और अगली बात, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर फ्रांस, जो फ्रांस के लिए सबसे चौंकाने वाली बात चीज थी, टू सी, देखना, सम विलेज पीपल, कुछ गांव के लोगों को, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। क्या देखना, सम विलेज पीपल, कुछ गांव के लोगों को, हु वर सिटिंग क्वाइटली, जो चुपचाप बैठे थे, एज द स्टूडेंट्स वर सिटिंग, जैसे विद्यार्थी बैठे थे। अब उसमें ओल्ड हॉजर का आपको नाम याद रखना है, द फॉर्मर मेयर का नाम याद रखना, नाम नहीं, कौन कौन थे, एक तो नाम तो एक ही, हॉजर बूढ़ा व्यक्ति है, अगला द पोस्ट मास्टर है, द मेयर है, ये बैठे थे, एंड बिसाइड्स सेवरल अदर, अन्य लोग भी कई जने थे इनके अलावा। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी, ओके। बाकी इसमें कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे इससे ज्यादा है नहीं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास प्रतीत हुआ, दिखाई दिया। हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब हॉजर जो था बूढ़ा, वो एक पुरानी सी प्राइमरी में पढ़ने जाने वाली किताब, हिंदी में बोलते हैं बाल पोथी, छोटे बच्चों की किताब होती है जिसमें लैंग्वेज को इनिशियल स्टेज पे, प्रारंभिक अवस्था की चीजें लैंग्वेज की सिखाई जाती हैं, बाराखड़ी वगैरह, ये सारी चीजें, लेटर्स वगैरह, वो बाल पोथी लिए हुए था। थम्ड एट द एजेस, जो किनारों से, अंगूठों से ऐसे दबी हुई थी। अंगूठों से अपन पेज खोलते हैं ना, तो अंगूठे बन जाते हैं किताब की दोनों ओर, तो पेजेस के एजेस पे थम्ड थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और इसने इसे बड़ा यूं खोल के रखा था, है ना, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसका बहुत बड़ा चश्मा, ठीक है ना, हॉजर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी चश्मा पहने हुए नहीं था, खुली किताब के ऊपर चश्मा पड़ा था, अक्रॉस द पेज, यानी ये किताब के दोनों जो पेज होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक वो चश्मा बड़ा था, वो फैला हुआ था, रखा हुआ था, और बाल पोती हाथों में ओपन किए, वो होल्ड किए हुए था, ओके। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में वंडर कर रहा था, सोच रहा था, आश्चर्य से सोचना, वंडर करना, तो एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पे चढ़े, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और बहुत ही भद्र, बहुत विनम्र कह सकते हो, जेंटल धीमी टोन, शैली में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए काम में ली थी, कौन से, कब, जब कहा था गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, अपनी जगह पे चले जाओ छोटे से फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही आज का लेसन शुरू कर रहे थे। तो इसी टोन में सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी सबक है, आखिरी शिक्षा है, सबक है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। गिव का मतलब यहाँ टीच है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाए जाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाए जाने का ऑर्डर आ चुका है।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अब देखो कम डेफिनिट फ्यूचर के लिए आ रहा है, फ्यूचर में डेफिनिटी ला रहा है। कम्स वर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है, डेफिनिटी इन द फ्यूचर। फ्यूचर में डेफिनिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस, कभी कभी फ्यूचर का ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई एक्शन जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है ऑफिशियली, ऑफिशियल टच देने के लिए फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो आपका नया टीचर जो है, मास्टर है, वो कल आएगा, ठीक है ना। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप इसके प्रति बहुत ही ध्यानशील रहें, अटेंटिव रहें। गॉट इट? बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब एम हैमल डिक्लेयर्ड, है ना, स्ट्रेट अवे डिक्लेयर्ड दैट इट वाज गोइंग टू बी द लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर देम, एंड द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे कारण यह था कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की बजाय ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। गॉट इट? ओके, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम लोग। व्हाट थंडर क्लैप, कैसे बिजली की कड़क की तरह। थंडर क्लैप क्या होता है भाई? द साउंड ऑफ लाइटनिंग, है ना, बिजली की कड़क। तो बिजली की कड़क की तरह, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए थे। ओके, नाउ यू सी द एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेशन है यहां पे, जो फिगर ऑफ स्पीच पूछ ले इस लाइन में, तो एक्सक्लेमेशन है, यानी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़क की तरह सरप्राइजिंग, चौंकाने वाले थे, स्ट्राइकिंग वर्ड्स थे। कौन से वर्ड्स? जब एम हमल ने कहा कि इट इज गोइंग टू बी द लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर यू, तो ये शब्द उसको बहुत ही अप्रिय लगे, जैसे बिजली की कड़क एक गर्जना होती है वैसे शब्द लगे। ओ द रैचेस, अरे वो दुष्ट, किसको कहा गया रैचेस? बताओ। प्रूसियंस को, प्रूसियंस जो थे उनको रैचेस कहा गया। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप, ये वो चीज थी क्या? दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लगा रखी थी, टांग रखी थी, पुट अप लगाना, एट द बुलेटिन बोर्ड, ये टाउन हॉल पे ये चीज उन्होंने लगाई क्या? ये बहुत, अब फ्रांस को पता चला कि वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने उस समय भीड़ क्यों थी? नाउ ही गॉट टू नो, अब उसे पता चला, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा बस आखिरी फ्रेंच भाषा का सबक। वाई, क्यों भाई? आई हार्डली न्यू, मैं तो मुश्किल से ही जानता था अभी, हाउ टू राइट, लिखना भी बड़ी मुश्किल से जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो मैं इससे ज्यादा और नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप हियर देन, तो मुझे अब यहां पे रुकना ही होगा फिर। ये उसके वर्ड्स मन में आ रहे। ओ हाउ सॉरी आई वॉज, अरे मुझे कितना दुख था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं मेरे लेसन्स नहीं सीख पाया, इसके लिए अब मुझे कितना दुख था, कितना खेद था, है ना। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब लेसन क्यों नहीं सीख पाया? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीख मतलब तलाशना, खोजना, बर्ड्स एग्स, जो बच्चे क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे तलाशते हैं, तो ये भी तलाशता था। और गोइंग स्लाइडिंग, या फिर स्लाइड करने, बर्फ पे जाना, है ना। पहले चैप्टर में था ऑन द सार, जो फ्रांस में एक सार नाम का ग्लेशियर है, वहां पे फिसलने जाया करता था, स्लाइड करने आइस पे, तो इसलिए वो लेसन्स नहीं सीख पाया। ये दो रीजन उसने बताए, बच्चों वाले रीजन्स। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो किताबें एक तरह की मुझे परेशानी लगती थी, मुसीबत लगती थी, न्यूसेंस यानी परेशानी, मुसीबत, ट्रबल। अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ समय पहले ही ये किताबें मुझे मुसीबत की तरह लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये किताबें पुराने मित्र थी, दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, एबेंडन करना, छोड़ना,
गिव अप करना, ये मैं कर नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया, ये विचार दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो दूर जा रहे हैं हमेशा के लिए, मेड मी फॉरगेट, इस विचार ने मुझे सब कुछ भुला दिया। पॉजिटिव वर्ब यूज किए, देखो, मेक, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, सब कुछ उनकी जो छड़ी के बारे में जो भी अप्रिय बातें थी वो मैं सब भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने चिड़चिड़े किस्म के व्यक्ति, इरिटेटिंग ही वॉज, वो थे, ये सब कुछ मैं भूल गया। तो देखो, वही बात हुई ना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। अब जब ये चीजें खो रहा है, आई मीन ही इज रेडी, या ही इज नॉट रेडी, एक्चुअली ही इज अबाउट टू लूज हिज लेसन्स इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा में जो अपने लेसन्स अब वो मिस करने जा रहा है, ये लूज करने जा रहा है, खोने जा रहा है, तो ही इज रिपेंटिंग, वो पछता रहा है, फॉर नॉट हैविंग लर्न द लेसन्स, लेसन्स उसने नहीं सीखे, इसके लिए वो पछता रहा है। नंबर दूसरी बात, he suddenly develops a kind of respect, a kind of affection for M. Hamel also. M. Hamel के लिए भी एक प्रेम उमड़ के आ रहा। Usually he did not like M. Hamel for his crankiness. उनका जो चिड़चिड़ा नेचर था उसके लिए वो उनको पसंद नहीं करता था। For all of a sudden, जब when he realized that he was going away forever, हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, and he was going to have a new teacher the next day, अगले दिन नया टीचर मिलेगा, so he developed a kind of respect, a kind of affection, a kind of love for him also. And his books, which seemed such a nuisance to him, किताबें जो उसको एक तरह की मुसीबत लगती थी, suddenly those books appeared like friends, मित्रों की तरह लगी, which he couldn't give up, जिनको वो छोड़ नहीं सकता था। तो he realized the value of his books in the French language too. फ्रेंच भाषा में उसकी किताबों का महत्व भी उसने महसूस किया। ओके, ये देखो, ये सब कुछ सोच रहा है एम हैमल के बारे में, बुक्स के बारे में। पुअर मैन, बेचारा ये आदमी। कौन? एम हैमल के लिए एक्सप्रेशन है ये, एम हैमल लिखना, एच हैमल नहीं। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इस लास्ट लेसन के सम्मान में ही था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अब जो उसने बहुत अच्छे जो सेरेमोनियल क्लोथ्स होते हैं वो पहन रखे थे, समारोह में पहनने वाले संडे क्लोथ्स का मतलब सेरेमोनियल क्लोथ। अब उसे रीजन समझ में आया कपड़े क्यों एम हैमल ने नए पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, के गांव के बूढ़े आदमी क्यों वर सिटिंग, बैठे थे, देयर, वहां पे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वाले हिस्से में। इट वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, उनको भी खेद था, फॉर दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये एक तरह से उनका तरीका था धन्यवाद देने का, अ मास्टर, हमारे गुरुजी को, फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो उन्होंने 40 साल तक बड़ी निष्ठा भरी सेवा उस स्कूल में दी। एक तो उनको थैंक करने का मैनर था कि दे केम टू अटेंड द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन अटेंड करने वो आए, तो इट वॉज ए वे ऑफ थैंकिंग द टीचर, एक तरह से एक तरीका था टीचर को धन्यवाद कहने का। और दूसरा, आई एम शोइंग द रेस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जब उनका नहीं था, या दैट और वॉज के बीच में गैप कर लेना, थोड़ा सा गैप नहीं बना है, जब उनका नहीं था। कैसे? बिकॉज प्रूसिया हैड कैप्चर्ड द 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सास एंड लॉरेन, तो देश भी एक तरह से अब उनका नहीं रहा भाई, प्रूसियन लोगों का हो गया, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि वाई वर सम विलेज पीपल सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम दैट डे, तो आंसर 2 देने हैं। Some village people were sitting in the back of the room that day because they wanted to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service. और दूसरा, it was their way of showing respect for the country, देश के लिए सम्मान बताने का, प्रकट करने का एक तरीका था। ओके, गॉट इट। ये गांव वाले बैठे थे, अब देखो आगे के एम हैमल, उनकी बहन ट्रंक्स पैक कर रही हैं, अगले दिन जाना था उनको,
ही इज ऑल्सो सो ग्रीव्ड, बहुत दुखी हैं। While I was thinking of all this, जब इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, तो I heard my name called, मैंने मेरा नाम पुकारे जाते हुए सुना। पास्ट पार्टिसिपल यूज किया, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। I heard my name called, मैंने मेरा नाम पुकारे जाते हुए सुना, क्योंकि इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी उन लेटर्स को रिसाइट करने का। रिसाइट करना मतलब इन्हें लिरिकल मैनर में किसी चीज को बोलना, कविता वगैरह, वो रिसाइट करना होता, वाचन करना। अब ये जो चीज है ना, ये इस टेक्स्ट की सबसे सुंदर चीजें मुझे लगती हैं। यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चंस का यूज किया है राइटर ने। अब देखो, रिटोरिकल क्वेश्चंस वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आप क्वेश्चंस के शैली में, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, लेकिन उसका पर्पस कोई आंसर लेना नहीं होता। वी डोंट रिक्वायर एनी आंसर, वी डोंट वांट एनी आंसर टू आवर क्वेश्चन, बट कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन द मैनर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के मैनर में हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चंस। ओके, इसमें इफेक्ट आता है, इफेक्टिविटी बनती है। तो ये कह रहा, देखो फ्रांस, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या नहीं दे देता, टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल का भयानक रूल कहने में समर्थ होने के लिए। और कहना भी कैसे, ऑल थ्रू, पूरा शुरू से अंत तक, वेरी लाउड, बहुत कॉन्फिडेंटली, जोर से, एंड विदाउट, लाउड एंड क्लियर, जोर से और साफ सुथरे तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क किया गया, तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, या आप कह सकते हो जो लिटरेरी डिवाइस बात को कहने का यूज किया गया है, वो क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। इसमें कोई प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है ना, उसकी बजाय इंस्टेड फ्रांस वांट्स टू से दैट ही वाज रेडी टू गिव एनीथिंग, कुछ भी देने के लिए तैयार था, टू बी एबल टू स्पीक दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल, है ना। ही वाज रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दैट, ही वांटेड टू डू दैट नाउ। अब वो करना चाहता था, बिकॉज ही न्यू दैट दीज थिंग्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम लर्निंग फ्रेंच, ये चीजें उसे फ्रेंच सीखने से रोक रही थी। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, मिक्सअप हो गया, यानी एरर करनी शुरू कर दी। ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, शुरुआती शब्दों में ही, एंड स्टूड देयर, वहां पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पकड़े हुए, एंड माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था तेजी से, एंड नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं कर रहा था मैं, टू लुक ऊपर देखने की भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, है ना। एक बच्चा अशेम्ड हो गया, शर्मिंदा हो गया, है ना, और अपने आप से, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग नॉट लर्न द लेसन, लेसन नहीं सीखा, एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनी रूल, कोई रूल बोल ही नहीं पाए। ही गॉट मिक्सड अप ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड्स पे ही उलझ गया वो, है ना। तो ही kept standing there holding on to his desk and his heart was beating, दिल धड़क रहा था, and he was not daring to look up, ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, है ना। I heard, मैंने सुना, एम हैमल say to me, एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, बैर इन्फिनेटिव का यूज किया है हर्ड वर्ब के साथ, बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। I won't scold you little फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांस, एम हैमल कह रहे हैं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही पर्याप्त बुरा महसूस कर लेना चाहिए बिना डांटे, विदाउट स्कॉल्डिंग। सी हाउ इट इज विदाउट बीइंग स्कॉल्ड, डांटे जाने की बिना ही तुम्हें पर्याप्त बुरा महसूस कर लेना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो क्या हाल है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रत्येक दिन हमने अपने आप से ये कहा है कि वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास खूब सारा समय। देखो सार्कास्टिक मैनर है, फिर से एक तरह से मजाक उड़ाने वाले मैनर में बात कही जा रही है कि प्रत्येक दिन हमने अपने आप से कहा है कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास खूब सारा समय, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, या अब तुम देख लो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पे पहुंच पाए हैं, है ना। अरे दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यही तो भारी मुसीबत है अल्सास के साथ। कौन सी मुसीबत? इंटरेस्टिंग वर्ड है, देखो, शी,
सी किसके लिए यूज हुआ? कंट्री के लिए, यानी कंट्री को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन है। मातृभूमि, माँ, जननी, उस रूप में देश को देखा जा रहा है। सी देखो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वह सीखने को पुट ऑफ कर लेती है। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, टालना। सिंपल वर्ड्स में पोस्टपोन एक वर्ब है और ये फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, कि वो टाल देती हैं, पोस्टपोन कर देती हैं लर्निंग। अल्सास लर्निंग को पोस्टपोन कर लेता है टिल टुमारो, कल पे टाल देता है। यही तो भारी मुसीबत है कि हम सीखने को कल पे टाल देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे बोथ एम हैमल एंड फ्रांच बोथ आर सॉरी, दोनों को दुख हो रहा है ना। एम हैमल न्यू दैट ही मेड हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसने अपने श्रेष्ठ प्रयास किए टू मेक देम लर्न, उनको सिखाने के लिए। बट दे समहाउ पोस्टपोन्ड लर्निंग टिल टुमारो, कल पे टाल देते थे। उनकी थिंकिंग क्या होती बच्चों की? अरे यार खूब समय पड़ा है, कल सीख लेंगे, क्या दिक्कत। मार साहब तो ऐसे ही चिल्लाते रहते है ना। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब वो जो लोग वहां पे हैं, फेलोज कौन? प्रूसियंस के लिए आया। अब उन लोगों को, फेलोज यानी पीपल कह दो, उन लोगों को विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा टू से टू यू, तुमसे कहने का। क्या कहने का? हाउ इज इट, ऐसा कैसे है भाई? कौन कहेंगे? प्रूसियंस कहेंगे, ऐसा कैसे है? यू प्रिटेंड, आप ढोंग करते हो, बहाना करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांस के नागरिक होने का तुम बहाना करते हो। एंड येट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा न तो तुम बोल पाते हो न लिख पाते हो, और नाटक करते हो कि हम फ्रांस के आदमी। अब उन प्रूसियंस के पास अधिकार होगा तुमसे कहने का। ये पीपल आया प्रूसियंस के लिए, फेलो शब्द जो आया ना, ये प्रूसियंस के लिए आया। अब उन प्रूसियंस के पास अधिकार होगा तुमसे कहने का कि तुम नाटक करते हो फ्रांस के आदमी होने का, और फिर भी तुम अपनी भाषा ना तो बोल पाते हो न लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो जो मैं तुम्हें इतना डांटूं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारा। टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, जिससे हम अपने आप को धिक्कार पाएं। रिप्रोच करना है धिक्कारना, धुतकारना अपने आप को ब्लेम करना, दोष दे पाना। योर पेरेंट, अब देखो अन्य कारण भी बता रहे हैं। पहला रीजन तो यह है कि द स्टूडेंट्स हैड अ मेंटेलिटी टू पोस्टपोन देयर लर्निंग, अपनी लर्निंग को आगे खिसकाने की मेंटेलिटी थी। दे फेल्ट एज इफ दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम, वे ऐसा महसूस करते थे कि उनके पास बहुत सारा समय है फॉर लर्निंग, चीज़ों को सीखने का। दूसरा रीजन बता रहा है एम हैमल कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी पर्याप्त एंक्सियस नहीं थे तुम्हें सिखाने के लिए। ये हैव यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ, हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाना। ओके, दे प्रेफर्ड, उन्होंने प्राथमिकता दी टू पुट यू, तुम्हें लगाने की, टू वर्क, काम पे, ऑन ए फार्म, एक फार्म हाउस पे, और एट द मिल्स, या कारखानों पे, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, किस पर्पज से? कि ताकि उनको थोड़ा पैसा और मिल जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी हूं दोष दिए जाने के लिए। देखो, एम हैमल फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेम्स स्टूडेंट्स लाइक फ्रांच फॉर पोस्टपोनिंग द लर्निंग, पोस्टपोन करने के लिए। सेकेंड, ही ब्लेम्स पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। किसके पेरेंट? फ्रांस के पेरेंट को, बिकॉज देयर प्रेफरेंस वाज समथिंग डिफरेंट, उनकी प्रेफरेंस थोड़ी अलग थी। दे वांटेड टू पुट हिज सन टू अ फार्म हाउस और एट द मिल्स जस्ट टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और फिर दोष अपने को भी दे रहे हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी हूं दोष दिए जाने के लिए। अब क्यों दे रहे हैं? देखो, फिर रिटोरिकल क्वेश्चन है, फिर से ऐसे प्रश्नवाचक शैली में बात कर रहे हैं महमल। हैव आई नॉट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने नहीं भेजा? इन स्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें तुम्हारे लेसन सिखाने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? यानी he feels that he was also responsible up to a certain extent for his poor progress in his study. रीजन बताएं कि पहला रीजन तो यह है कि he asked the students to water his flowers, कि फूलों को पानी दो भाई। We all do that, हम ऐसा करते हैं स्कूल्स में।
और दूसरा, व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, मछली पकड़ना जाना चाहते थे एम हैमल, तो डिड ही नॉट जस्ट गिव हिम ए हॉलीडे, छुट्टी नहीं दी क्या? दी थी। तो यू कैन ब्लेम आल्सो, ब्लेम मी आल्सो, दैट इज व्हाट एम हैमल वांटेड टू से। क्या मुझे भी दोष दे सकते हो? ठीक है, आगे बढ़े। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज पे एम हैमल वेंट ऑन, एम हैमल ने जारी रखा। गो ऑन जारी रखना होता है, कंटिन्यूड फ्रेजल वर्ब है ये भी। एम हैमल ने जारी रखा टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना, सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे सुंदर भाषा थी, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कपूर्ण भाषा। अक्सर भाषा में ग्रामर के रूल्स में ज्यादा लॉजिक्स होते नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एम हैमल, द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे तर्कपूर्ण भाषा। और दैट, साथ में ये, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंगस्ट अस, हमें इसको हमारे बीच में सुरक्षित रखना चाहिए, गार्ड बचा कर रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज व्हेन अ पीपल, यहां इंटरेस्टिंग यूज है अ पीपल, अ पीपल मतलब पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसलिए आर्टिकल ए का यूज आप देख रहे हो प्लूरल नाउन के साथ, जो रेयर मामले होते हैं। तो पीपल एक कम्युनिटी के लोगों के लिए आया है, अ पीपल, पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक निश्चित समुदाय के लोग, आर एनस्लेव्ड, जब उनको बंदी बना लिया जाता है, दास बना लिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को होल्ड फास्ट किए होते हैं, कस के पकड़े हुए होते हैं, इट इज एज इफ, ऐसा होता है कि मानो दे हैड द, देखो कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट का है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास उनसे जेल के बाहर निकलने की कुंजी हो, यानी लैंग्वेज को एक टूल बताया गया है जेल से बाहर आने का, है ना भाई। आप मान लीजिए हम दो जोधपुर के लोगों को कहीं एनस्लेव बना दिया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए, बंदी बना दिया जाए, तो हम वहां पे अपनी मारवाड़ी में घुसर फुसर करके प्लान बनाएंगे जेल से बाहर आने का, यूनिटी पैदा हो जाएगी, है ना। तो लैंग्वेज क्या करती है, लोगों को यूनाइट करती है और लोगों को इम्पावर करती है, शक्तिशाली बनाती है, टू फाइट ए बैटल या फाइट ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन देयर लाइव्स। ओके, गॉट इट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, स्पीच दे रहे हैं हमल, बच्चे सुन रहे हैं, फ्रांस अभी भी इमोशनल है, टिपुड़ा। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें पढ़ के सुनाया हमारा लेसन। रेड का मतलब पढ़ के सुनाना, यहाँ पे रेड अ लेसन टू अस होना चाहिए, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की ग्रामर में यहाँ पे मुझे कमी नजर आ रही है। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बहुत ही चकित था ये देखकर, दैट हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितना अच्छी तरह से इसे समझ गया। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, सब कुछ जो उन्होंने कहा सीम्ड सो इजी, बहुत आसान सा प्रतीत हुआ, सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक टू, मैं ये भी सोचता हूं, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इतना ध्यान से कभी कुछ सुना ही नहीं था पहले, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, उन्होंने प्रत्येक चीज को इतने सारे धैर्य के साथ कभी नहीं समझाया था, है ना। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, करीब करीब ऐसा प्रतीत हुआ, फिर से देखो कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, ये बेचारा आदमी एम हैमल के लिए आया, एम हैमल वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, सब कुछ जो वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले सब कुछ हमें दे देना चाहते थे जो भी वो जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल, और इन सारी चीजों को डालना चाहते थे, इनटू आवर हेड्स, हमारे भेजे में, एट वन स्ट्रोक, एक ही शॉट में सारी चीजें हमारे भेजे में डालना चाह रहे थे। इतने पेशेंस के साथ वो ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ समझाया, और ये मानता है कि उस दिन द थिंग्स गॉट अ बिट डिफरेंट, चीजें थोड़ी भिन्न हो गई, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, है ना, दैट एम हैमल टॉट, एम हैमल ने जो भी पढ़ाया वो बिल्कुल समझ गया सब कुछ, बिकॉज ही वॉज मोर अटेंटिव देन द अदर डेज,
अन्य दिनों की बजाय वो ज़्यादा अटेंटिव था, ध्यानशील था। एंड एम हेमल वॉज ऑल्सो सो ऑनेस्ट इन हिज अप्रोच में एम हेमल भी बहुत ईमानदारी भरे थे। ही वॉन्टेड टू टीच एवरीथिंग दैट ही न्यू। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें। आफ्टर द ग्रामर लेसन, ग्रामर के लेसन के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग में लेसन हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज थी लिखने के लिए। रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, बहुत ही कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई। राउंड हैंड का मतलब कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई। लिखा क्या था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। ठीक है। दे लुक्ड लाइक, ये शब्द दिखे, लाइक फ्लैग्स, जैसे झंडे होते हैं उस देश के, वैसे ये शब्द हमें दिखने लगे इमेजिनेशन में। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल रूम में प्रत्येक जगह तैर रहे हैं, ये शब्द झंडे की तरह प्रतीत हुए। सिमिली यूज की जा रही है कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड के साथ। हंग फ्रॉम द रॉड, जैसे कोई एक रॉड से लटके हुए हों, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, रॉड हैं वो हमारी डेस्क पे लगी हुई हैं, और वो फ्रांस अल्सास ये शब्द झंडे की तरह प्रतीत हुए जो लटक रहे हो हमारी डेस्क से। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था। पहली बार रीडर को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, जो भी सुन रहा है कहानी फ्रांस की, उसको फ्रांस कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर कोई कैसे काम पे लग गया, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत माहौल था। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, वॉज द स्क्रैचिंग, वो स्क्रैच करने की थी, रगड़ खाने की, ऑफ द पेन्स, पेनों की जो स्क्रैच हो रही थी पन्ने पे, ओवर द पेपर, बस वही आवाज थी। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ बिटल्स, भंवरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आ गए क्लासरूम में। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यू कैन सी द काइंड ऑफ सीरियसनेस स्टूडेंट्स हैड दैट डे, जिस तरह की सीरियसनेस स्टूडेंट्स ने उस दिन दिखाई, है ना। नॉट इवन द लिटिल वन, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो काम कर रहे थे फिश हुक्स को ट्रेस करने का, जो ड्राइंग बनाते समय एक फिगर को ट्रेस करते हैं, वो काम कर रहे थे छोटे बच्चे, उन्होंने भी भंवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे ये फिश हुक को ट्रेस करना भी फ्रेंच भाषा हो, वैसे वो तल्लीनता से उसमें लगे थे। ठीक है। ऑन द रूफ, छत पे, द पिजन्स कूड, कबूतरों ने गुटरगू की, कू करना, कबूतर की आवाज करना, ओनोमेटोपोइया है। वेरी लो, बहुत धीमे से उन्होंने गुटरगू की। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग, क्या अब ये दे आया, देखो जर्मन लोगों के लिए या प्रूसियंस के लिए, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। जो प्रूसियंस हैं वो मेक दैम, दैम आया पिजन्स के लिए, उन कबूतरों को, सिंग, गवाएंगे, इन जर्मन, जर्मन भाषा में गवाएंगे। इवन द पिजन्स, यहां तक कि अब कबूतरों को भी नहीं बख्शेंगे। जैसे हमें कंपेल किया जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम अपनी लैंग्वेज बदलें, तो क्या आप इन कबूतरों की भाषा भी ये बदलने की कोशिश करेंगे प्रूसियंस, क्योंकि ये भी तो फ्रांस की टेरिटरी में है ना। ठीक है। अब ये जो कबूतर वाला जो डिस्क्रिप्शन है ना इस स्टोरी में, ये मुझे विवश कर देता है। एक रेफ्यूजी पिक्चर का गाना है, जावेद अख्तर ने लिखा है कि पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पक्षी, हवा, पवन के झोंके, कोई सरहद, कोई बॉर्डर ना इन्हें रोके, इन्हें रोक नहीं पाता। सरहदें इंसानों के लिए हैं, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। हमने बॉर्डर्स पाए भाई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमें वीजा चाहिए, है ना, पासपोर्ट चाहिए, दुनिया भर के नाटक चाहिए। और साइबेरियन क्रेन हर विंटर सीजन में राजस्थान आ जाते हैं फड़ौदी खींचन, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, है ना। नदी है हिंदुस्तान के से बह के
जो नदी आपकी चली जाती है पाकिस्तान, है ना, कौन सी नदी चली जाती है भाई बताओ? अरे बताओ यार, सिंधु नदी चली जाती है। आप उन्हें रोक पाते हो क्या? हवा के झोंके कहाँ से कहाँ चलते हैं, किस कंट्री से निकल के किस कंट्री में चले जाते हैं, कैन यू स्टॉप देम? नो यू कांट, है ना। तो पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए हैं। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके, ये मिला बॉर्डर सम। तो यही बात यहाँ फ्रांस सोच रहा है कि आप कबूतरों से भी गुटरगू जर्मन भाषा में करवाएंगे क्या, फ्रेंच भाषा। अब देखो ये तो एक इमेजिनेशन है बच्चे का, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक बच्चा, इनोसेंट चाइल्ड, द वे ही इज थिंकिंग, जिस तरह से द वे ही इज रिएक्टिंग टू द सिचुएशन ऑफ हैविंग फोर्स्ड टू चेंज हिज लैंग्वेज। ठीक है, ओके। फ्रेंच भाषा सिखा रहे हैं गुरुजी एम हेमल साहब। ड्रेस चेंज बता दी हमने, कोई बात नहीं। Whenever I looked up from my writing, जब भी मैंने मेरा लेखन कार्य से मैंने ऊपर देखा तो I saw M. Hamel sitting motionless, मैंने एम हेमल को एकदम स्थिर बैठे हुए देखा, in his chair, अपनी चेयर में, and gazing first at one thing, और घूर के देख रहे थे पहले तो किसी एक चीज पे, then at other, फिर दूसरी चीज पे, as if, जैसे कि he wanted to fix in his mind, वो अपने दिमाग में ये स्थिर करना चाहते थे कि just how everything looked in that little school room, कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में कैसे सारी चीजें दिखती थी। ही वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू लीव दैट स्कूल, सो ही वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग, है ना। अपनी मेमोरी में सब कुछ वो स्थिर करना चाहते थे। फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से ही हैड बीन देयर, वो वहीं पे थे, इन द सेम प्लेस, उसी जगह पे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका गार्डन, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही, 40 सालों से वैसा ही मामला था। ओनली द डेस्क, सिर्फ जो लिखने की डेस्क हैं एंड बेंचेस हैं, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो घिस के चिकनी हो गई थी, उनको यूज कर करके वो बेंचेस वगैरह चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट के पेड़ हैं, इन द गार्डन, बगीचे में, वह टॉलर, वो ज्यादा लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन जो होती है, एक लता होती है, बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज, दुगनी हो गई थी खिड़की के सहारे, टू द रूफ, दुगनी होकर मुड़कर चली गई थी रूफ तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इन सारी चीजों ने उनका कितना दिल तोड़ा होगा। टू लिव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ने में उनका कितना दिल टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, देखो बार बार सिंपैथी शो कर रहा है फ्रांज, किसके प्रति? एम हेमल के प्रति। टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनकर कितना दिल टूट रहा होगा। मूविंग अबाउट, जो इधर उधर चल रही थी, इन द रूम अबाउट, ऊपर वाले कमरे में, पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके ट्रंक्स पैक किए जा रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश छोड़ना था। ये देखो बहन ट्रंक पैक कर रही है, कहाँ गई भाई बहन? आ जाओ बहना आ जाओ, ये रे, कितना बेचारे का दिल टूटा होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन, है ना। तो इस सिचुएशन में भी देखो, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनमें हिम्मत थी, टू हेयर, सुनने की, एवरी लेसन टू द लास्ट, आखिर तक हर बच्चा जो लेसन सुना रहा था वो सुनने की उनमें हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग के बाद ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उनका हिस्ट्री में एक लेसन हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड, फिर बेबीज ने बोले, है ना, चैंट मंत्रवत तरीके से बोलना, जपना। देयर बा बी बी बू बू, ये सब अल्फाबेट्स होते हैं, ये बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वहां पीछे कमरे में, ओल्ड हॉजर, बूढ़ा हॉजर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वो पहन रखा था, उसने पहन लिया था अपना चश्मा। एंड वॉज होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी जो बाल पोथी की किताब है उसको होल्ड किए हुए इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से। एंड फॉलोइंग अलॉन्ग विद द लिटिल वंस, और वो फॉलो कर रहा था, वो रिसाइड कर रहा था लेटर्स विद द लिटिल वन, छोटे बच्चों के साथ, वो भी उनकी जो चैंटिंग है उसको फॉलो कर रहा था। देखो कितना इमोशनल हो गया ओल्ड हॉजर भी। यू कुड सी दैट, आप ये देख सकते थे, दैट ही टू वॉज मूव्ड, वो भी एकदम मूव्ड हो गया था, विचलित हो गया था, वैचारिक दृष्टि से विचलित हो जाए
तो मूड हो गया था। टीयर्स वर इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। एंड हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड, और उसकी आवाज कांप उठी थी विद इमोशन, उस भावना से। एज ही रिपीटेड, जब वो उन लेटर्स को रिपीट कर रहा था, बा बी बी बू बू, ये लेटर्स रिपीट कर रहा था, तो हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज जो थी वो ट्रैम्बल कर रही थी, कांप रही थी। एट लास्ट, आखिरकार द स्कूल क्लॉक स्ट्रक 12, स्कूल की घड़ी ने 12 बजने का स्ट्राइक किया, सूचना दी। देन द एंजेलस, अब एंजेलस प्रार्थना है भाई, ध्यान रखना, प्रेयर। द एंजेलस रैंग, प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, प्रूसियन लोगों के जो ट्रम्पेट हैं, बिगुल, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल करके लौट रहे थे, साउंडेड, ये बिगुल बज उठे, अंडर अ विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत पीले दिखते हुए, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा दिखते हुए नहीं देखा। अपनी चेयर पे एम हैमल खड़े हो गए हैं, इमोशनल सीन है भाई। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई आई समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज ने उनका गला रूंध दिया, है ना, उनका गला भर आया, चॉक कर दिया उनका गला। ही कुडंट गो ऑन, वो जारी नहीं रख सके बात को, है ना। ही टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चॉक का पीस टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग, बेयरिंग में जी कर लीजिए, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति बेयर ऑन करते हुए, धारण करते हुए, रोट, लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा लिख दिया जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। फ्रेंच वर्ड है लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मीनिंग यह है फ्रांस जिंदा रहे, अमर रहे। एंड ही स्टॉप्ड, या जिंदाबाद कह दो। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को झुका लिया, बिल्कुल ऐसे लीन कर लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने इशारा किया, संकेत किया, टू अस, हमारी तरफ एक जेस्चर किया, संकेत किया, इशारा किया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से ऐसे कर रहे। द स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुई, छुट्टी हुई उसकी। यू मे गो, आप घर जा सकते हैं। तो एंड में एम हैमल गॉट सो इमोशनल दैट ही कुड हार्डली अटर अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ही गॉट सो मच इमोशनल, है ना, इतने, मतलब ही वॉज सो ग्रीव्ड कह दो, दुखी कह दो, पेन्ड कह दो, इमोशनल कह दो, कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो देखो स्टोरी में ये बात जो शेयर है, ये तो क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। अब बच्चे जो फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू नहीं करते थे, सडनली दे डेवलप्ड ए रेस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज, सडनली दे डेवलप्ड अ रेस्पेक्ट फॉर देयर बुक्स, एंड सडनली दे डेवलप्ड अ रेस्पेक्ट फॉर एम हैमल आल्सो, है ना। दे वर वेरी सॉरी दैट डे दैट द लैंग्वेज फ्रेंच वॉज नॉट गोइंग टू बी टॉट एनी मोर, अब ये सिखाई नहीं जाएगी। एंड दे वुड हैव टू लर्न जर्मन, विच इज अ फॉरेन टंग फॉर देम, अब उनको जर्मन सीखनी पड़ेगी, जो एक विदेशी भाषा उनके लिए। तो दोज हु डू नॉट वैल्यू देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन कल्चर, देयर ओन ट्रेडिशंस मस्ट लर्न द लेसन, उनको ये लेसन सीखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आप अपनी जो ओपिनियन है वो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। आपको मज़ा आया कि नहीं, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने इस टेक्स्ट को। आई होप you enjoyed it a lot, and we'll see you in the next session. Thank you so much, guys.